I hope you're all back to class and you must be extremely tired, I can guess. इसलिए आज तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस का फर्स्ट डे है। सो मैंने आपसे कल कहा था कि यही आपके लिए इबादत है इस एज में और लाइफ के इस स्टेज पे। तो इसे इबादत समझ कर ही आप गुजारें, आपको इसके हर पल का अजर मिलेगा अगर आपकी नीयत यही हो कि ये इबादत है और आपके इल्म में इजाफा हो रहा है। कल हमने डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस क्या है, साथ ही मैंने ये इमेज इसके साथ पेस्ट किया है एक बैलेंस का, एक तराजू का। हमारे बॉडी में चीज़ों का बैलेंस में होना, चीज़ें लाइक केमिकल्स का बैलेंस में होना, सिस्टम्स का बैलेंस में होना, फंक्शंस का बैलेंस में होना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना, इसे हम कहेंगे आउट ऑफ बैलेंस होना। बीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बीपी का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, पल्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कम हो जाना, ये सारे के सारे डिजीज्ड स्टेट्स में होते हैं। टेम्परेचर का बहुत कम होना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इट इज़ अगेंस्ट होम्योस्टेसिस, इट इज़ अगेंस्ट द बैलेंस, उससे आपको के अंदर एक डिजीज़ प्रोड्यूस होगी। सो बॉडी में सिस्टम्स का एक ख़ास रेंज में कायम रहना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। डिफाइन इस तरह से किया था, आपके सामने इसकी वर्डिंग्स मौजूद हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। नंबर वन, टेम्परेचर। हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस बनता है, और इसकी रेंज फ़ारेनहाइट स्केल पर 97 से 99 तक है। अगर टेम्परेचर 97 से 99 के दरमियान हो, ये नॉर्मल रेंज है। 97 से कम हो जाए इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। 99 से बढ़ जाए इसे हाइपरथर्मिया या पायरेक्सिया या फीवर कहते हैं। इसी तरह से मैंने आपको अगली एग्जांपल बताई थी कि ब्लड प्रेशर 80 से 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये एक नॉर्मल रेंज की वैल्यू है। अगर बीपी 140 से ज़्यादा हो जाए या 60 से कम हो जाए तो ये एक एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। पीएच हमारे ब्लड का 7.35 से 7.45 के दरमियान रहता है। ये आउट ऑफ रेंज निकल जाए, एकदम से डेथ हो सकती है। हमारे ब्लड का शुगर 60 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल रेंज है। अगर आपने कुछ भी न खाया हो, यानी आप फास्टिंग स्टेट में हो, ब्लड शुगर आपका चेक किया जाए, अगर ये ब्लड शुगर लेस देन 100 हो, ये होगी नॉर्मल रेंज। अगर फास्टिंग स्टेट में आपका ब्लड शुगर 100 से 125 के दरमियान हो तो ये होगा प्री डायबिटिक स्टेट, प्री डायबिटीज हम से कहते हैं। अगर आपका फास्टिंग शुगर 126 या इससे ज़्यादा हो एक से ज़्यादा ओकेजन्स पर, तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस। आपको फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा एंड यू मस्ट स्टार्ट द ट्रीटमेंट। जबकि आप अगर प्री डायबिटिक थे, यानी आपका ब्लड शुगर 100 से 125 के दरमियान था, तब आपको वार्न किया जाता है कि आप हेल्थी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें, स्ट्रेस अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, वेट रिड्यूस करें, एक्सरसाइज वॉक वगैरह स्टार्ट करें। अगेन आप नॉर्मल स्टेट में आ सकते हैं। तो चीज़ों का हर एक सिस्टम का एक ख़ास बैलेंस में रहना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। और होम्योस्टेसिस के अगेंस्ट जो वर्ड आएगा दैट वुड बी डिजीज, पैथोलॉजी। सी दिस इज बैलेंस एंड बैलेंस रिजल्ट्स इन नॉर्मल हेल्थ। होम्योस्टेसिस की सेकंड डेफिनेशन हमने यहाँ से डिस्कस की थी, इन्वायरमेंट से। जिन सराउंडिंग्स में हम रहते हैं उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट के दो टाइप्स हैं। ऑर्गेनिज्म के बाहर के सराउंडिंग्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब आप जिस क्लास में बैठे हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं, आपकी बॉडी के बाहर की इन्वायरमेंट, इट इज़ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
सो देन व्हाट इज इंटरनल इन्वायरमेंट? आपकी बॉडी के इनसाइड, सेल्स के अराउंड जो इन्वायरमेंट है, दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट। अब बाहर की जो इन्वायरमेंट है इसमें चेंजेस आते हैं। बाहर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है, बाहर विंड फ्लक्चुएट कर सकता है, बाहर ड्राइनेस मॉइस्चर वगैरह आ सकते हैं। तो बाहर के इन्वायरमेंट से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। बॉडी के इनसाइड क्या क्या ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है? मैंने बताया था WST, वाटर अफेक्ट हो सकता है इनसाइड, सल्यूट्स यानी शुगर और सॉल्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं, टेम्परेचर अफेक्ट हो सकता है। तो बाहर के इन्वायरमेंट के चेंजेस से बॉडी के इनसाइड इनमें चेंज आ सकता है। मैंने आपको एग्जांपल बताई कि अगर आप लेट सपोज एक बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड डे पर बाहर मौजूद हैं, सिडनी में, कराची में, किसी भी शहर में जहाँ गर्मी ज़्यादा हो, तुर्बत में, तो पसीना आपको बहुत ज़्यादा आएगा। आपकी बॉडी के इनसाइड पानी की कमी होगी, शुगर एंड सॉल्ट की कमी होगी, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ सकता है, यस, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रोक। तो बाहर के इन चेंजेस से बॉडी के इनसाइड के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसे भी होम्योस्टेसिस कहते हैं। सो व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस? The second definition of homeostasis, the protection of internal environment from the effects of changes in the external environment is homeostasis. आज जो बल्कि भी हमने कल ही डिस्कस किया था, ये तीन टर्म्स, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन। बॉडी के इनसाइड वाटर और सल्यूट्स का लेवल मेंटेन रखना, वाटर और सल्यूट्स को मेंटेन रखना, इट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी के इनसाइड WNS, वाटर एंड सल्यूट्स को मेंटेन रखना, इट इज ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी से हार्मफुल केमिकल्स को या प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना, रिमूव करना, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इट इज एक्सक्रीशन। बॉडी के इनसाइड टेम्परेचर मेंटेन रखना, इट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। तो इस चैप्टर के तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ऑस्मो रेगुलेशन, सेकंड पार्ट है एक्सक्रीशन, थर्ड पार्ट है थर्मो रेगुलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं जो आज का टॉपिक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म? पहले मैं एक इमेज इसके लिए यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, इससे आपको ये टॉपिक सारा क्लियर होगा। See what is negative feedback, what is positive feedback. पहले फीडबैक का एक जनरल कंसेप्ट देखते हैं। मैं क्लास में एक एक्टिविटी स्टार्ट कर लेता हूँ, एक नई एक्टिविटी, और कुछ दिन बाद मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ, आपसे ओपिनियन लेता हूँ, आपका ओपिनियन बन जाएगा फीडबैक। आप मुझे दो तरह के फीडबैक दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, इसको कम कर ले। आपका फीडबैक क्या हो सकता है कि सर ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आप इसको कम कर लें, ये बन जाएगा नेगेटिव फीडबैक, तो मैं वो एक्टिविटी कम कर दूंगा। आपका अगला फीडबैक ये हो सकता है कि सर ये एक्टिविटी बहुत यूज़फुल है, ये कम है, इसको मज़ीद बढ़ा दें, ये होगा पॉजिटिव फीडबैक। बिल्कुल इसी तरह बॉडी में दो ही सिस्टम्स हैं। बॉडी में जो भी केमिकल्स एंजाइम्स के फॉर्म में, हार्मोन्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, उनको फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा हाइपोथैलेमस, आप इस डायग्राम में देख लें, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करे। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है। अब थायरोक्सिन एक प्रोडक्ट है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। जब हमारे ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, जब इसकी मज़ीद रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो ये थायरोक्सिन एक नेगेटिव सिग्नल भेजेगा। ये एक नेगेटिव सिग्नल भेजेगा वेयर टू द सोर्स, टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर एक नेगेटिव सिग्नल भेजता है कि मज़ीद इसकी प्रोडक्शन कम की जाए, मज़ीद इसकी प्रोडक्शन कम की जाए। तो थायरोक्सिन से ये जो नेगेटिव सिग्नल जा रहा है, इसी नेगेटिव सिग्नल ही को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थायरोक्सिन की तरफ से क्या फीडबैक जा रहा है कि मज़ीद प्रोडक्शन कम की जाए। तो इसीलिए बॉडी में किसी केमिकल की, किसी हार्मोन या एंजाइम का लेवल एक ख़ास हद से बढ़ नहीं पाता ताकि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस ना हो। जैसे ही रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, वहाँ से सिग्नल आता है कि मज़ीद स्टॉक बनाना बंद कर दें, मज़ीद इसे प्रोड्यूस करना, रिलीज़ करना, सेक्रीट करना बंद कर दें। इस नेगेटिव सिग्नल को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये एग्जाम्पल दोबारा सुने। देखिए, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और वो थायराइड को स्टिमुलेट करके थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है। थायरोक्सिन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब थायरोक्सिन का लेवल एक खास हद से बढ़ जाएगा, तो थायरोक्सिन की तरफ से एक नेगेटिव सिग्नल आएगा कि मजीद इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट किया जाए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट अपने ही प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है। इसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, द काइंड ऑफ फीडबैक इन विच अ प्रोडक्ट inhibits its own production. It is negative feedback mechanism. अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखते हैं। बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल ये है कि जब चाइल्ड डिलीवरी करीब आती है, when mother is pregnant and after the end of 8 or 9 months, कभी कभार 8 मंथ के बाद भी डिलीवरी हो सकती है, नॉर्मल पीरियड है 9 मंथ्स के बाद। तो लेट सपोज ये नॉर्मल डिलीवरी है, 9 मंथ्स के बाद मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन मदर के यूट्रस में कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी। अब जब कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस होगी तो मदर को पेन फील होगा, उसे लेबर कहते हैं। उस कंट्रैक्शन की वजह से बेबी आहिस्ता आहिस्ता फीटस, जिसे हम कहते हैं, फीटस आहिस्ता आहिस्ता आगे पुश होता जाता है ताकि डिलीवरी फैसिलिटेट हो सके। अब जितना ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, यहाँ से सिग्नल जाएगा, पॉजिटिव सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ कि मजीद ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस किया जाए। फिर मजीद ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस किया जाए ताकि ये कंट्रैक्शन मजीद बढ़ती जाए। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, अपने ही प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए सिग्नल भेज रहा है। एक प्रोडक्ट का अपने ही प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए सिग्नल भेजना, इसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ऑलवेज स्टडी बाय कंपैरिजन। लेट्स कंपेयर कि दोनों में फर्क क्या है। थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो रही एक प्रोडक्ट है, जब इसकी प्रोडक्शन एक खास लिमिट से बढ़ जाती है तो यहाँ से कौन सा सिग्नल जा रहा है, नेगेटिव सिग्नल जा रहा है कि मजीद इसकी प्रोडक्शन कम की जाए। एक प्रोडक्ट का अपनी प्रोडक्शन को इनहिबिट करने के लिए सिग्नल भेजना, इट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगले केस में ऑक्सीटोसिन एक प्रोडक्ट है जो कि यूट्रस की कंट्रैक्शन काज कर है उस वक्त जबकि चाइल्ड की डिलीवरी होनी हो। ये प्रोडक्ट अपने ही प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सिग्नल भेज रहा है। तो एक प्रोडक्ट का अपने ही प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए सिग्नल भेजना, इसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। आप देख लीजिए ऊपर डेफिनेशन क्या लिखी है, द काइंड ऑफ
feedback in which a product enhances, increases its own production is known as positive feedback mechanism. So feedback mechanism क्या, एक प्रोडक्ट का अपने ही प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, the mechanism that is controlled by product, the mechanism in which a product controls its own production, the mechanism in which a product controls its own production is feedback mechanism. तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक बहुत ही अहम टर्म्स है. रिमेनिंग चैप्टर का फर्स्ट हाफ इन्हीं टर्म्स पर बेस्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑस्मोसिस? देखिए, मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से, जहाँ उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, वहाँ से उस तरफ जाते हैं जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम होती है. हाई कंसंट्रेशन वाले पॉइंट से मॉलिक्यूल्स कहाँ पर जाते हैं? जहाँ पर उनकी अमाउंट या उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, लो कंसंट्रेशन होती है. आमतौर पर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं. मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना, इसे आमतौर पर डिफ्यूजन कहते हैं. ये हम चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर बायो में पढ़ेंगे. मगर अगर दरमियान में एक मेम्ब्रेन हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, अब मेम्ब्रेन में से पास होना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस. तो क्या फर्क है? मेम्ब्रेन मौजूद ना हो, मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाए, तो ये होगा डिफ्यूजन. मेम्ब्रेन मौजूद हो, मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाए, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस. अंदर आए तो एंड ऑस्मोसिस, बाहर जाए तो एक्स ऑस्मोसिस. वो टाइप सब पढ़ेंगे सेल के टॉपिक में. अब हम यहाँ कुछ टर्म इस तरह डिफाइन करते हैं. अब फॉर एग्जांपल, ये एक बॉडी है, मैंने ड्रॉ की है, एक सेल है. इस सेल के इनसाइड और बाहर मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स शो किए. जो ब्लू पार्टिकल्स, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं. अब अगर इस तरह से हो कि इसके इनसाइड और आउटसाइड सल्यूट पार्टिकल्स की तादाद इक्वल हो. कैसे इक्वल हो? ये रेड से मैं सल्यूट शो कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. इनसाइड भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं, आउटसाइड भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं. तो रेड से मैं क्या शो कर रहा हूँ? सल्यूट. तो अगर इनसाइड और आउटसाइड सल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन सेम हो, तो हम इस बाहर वाले इन्वायरमेंट को नाम देंगे, इसे नाम देंगे आइसोटोनिक. So the external environment that has the same concentration as the internal environment is known as isotonic. तो ये इनसाइड के साथ आइसोटोनिक होगा. अब जितना पानी इनसाइड आएगा, उतना ही पानी बाहर जाएगा. इनफ्लो आउटफ्लो के इक्वल होगा. इस सेल का साइज ना श्रिंक होगा ना स्वेल करेगा. ये कंसेप्ट बार बार डिफरेंट एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा. आपको अगर फिलहाल समझ में नहीं आ रहा, परेशान ना हो. आपने बस क्या कंसिडर करना है, आपने ये देखना है कि जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं, इनकी तादाद इनसाइड और आउटसाइड इक्वल हो, तो इस बाहर वाले सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक कहेंगे. इस केस में इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर होगा पानी का. सेल का साइज न स्वेल करेगा न श्रिंक करेगा. इसे मजीद समझने के लिए इसका ऑपोजिट केस देखते हैं. नेक्स्ट डिफरेंट केस देखते हैं. हाइपोटोनिक हम बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से डिफाइन करें. ठीक है, अगर ऐसा हो कि इनसाइड सल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हो, आउटसाइड सल्यूट पार्टिकल्स कम हो,
तो बाहर का सोल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक, इसलिए कि टोन कम है। हाइपो मींस लेस। टोन किसे कहते हैं? आप याद रखिए, टोन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सल्यूट के लिए। बाहर सल्यूट कम है, लेस सल्यूट मौजूद है। रेड से हम सल्यूट को शो कर रहे हैं। तो बाहर के सोल्यूशन में अगर सल्यूट कम हो तो ये बाहर का सोल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। याद रखें, हमेशा पानी कहाँ से कहा जाता है? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाता है। तो इस केस में पानी बाहर से इनसाइड ज्यादा जाएगा। जब वाटर का फ्लो मेनली इनसाइड की तरफ होगा तो सेल का साइज क्या करेगा? श्रिंक होगा या स्वेल करेगा? सेल का साइज स्वेल होगा। दिस सेल स्वेल्स, दिस सेल वुड स्वेल। It swells. So hypotonic environment, a hypotonic solution is a solution that has lower solute concentration than inside of cell. एक और केस देखते हैं, पर मैं इनकी डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करके लिख लेता हूँ। अब हाइपरटोनिक देखें। हाइपरटोनिक, हम बाहर के सोल्यूशन को डिफाइन करें, ठीक है। अब देखिए, सल्यूट पार्टिकल्स आपने कंपेयर करने हैं। सल्यूट पार्टिकल्स कहाँ पर ज्यादा है? बाहर ज्यादा है, ठीक है। अब बाहर सल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, तो बाहर का सोल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक कहलाएगा। हाइपर मींस ज्यादा या कम? हाइपर मींस मोर। सल्यूट कम टोन से यहाँ पर शो करें। बाहर सल्यूट ज्यादा है, बाहर का टोन ज्यादा है। तो मैंने बताया था कि हमेशा अगर बाहर हाइपरटोनिक है तो इनसाइड टोन कम है या ज्यादा है? सेल के इनसाइड सल्यूट कम है तो इनसाइड टोन कम है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? पानी ज्यादातर इनसाइड से आउटसाइड जाएगा। और ये सेल पानी के आउटफ्लो की वजह से, एक्स ऑस्मोसिस की वजह से श्रिंक करेगा। दिस सेल श्रिंक्स। अब तीनों का कंपैरिजन देखें। सेल इस केस में नीदर सेल स्वेल्स नो श्रिंक्स, जो फर्स्ट केस था। मैं ये तीनों कंसेप्ट पहले ओ डायग्राम से एक्सप्लेन करके फिर हम इसी की तरफ आते हैं। जो एक्चुअल आपके नोट्स में डायग्राम्स होंगे, पहले उसमें से हम देख लेते हैं। अब आप इन डायग्राम्स को देख लें। फोकस ऑन द मिडल डायग्राम, जहाँ लिखा है आइसोटोनिक सोल्यूशन। बाहर के सोल्यूशन और सेल के इनसाइड सल्यूट पार्टिकल्स काउंट कर ले। बाहर कितने हैं? लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6, राइट। इनसाइड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इनसाइड आउटसाइड सल्यूट पार्टिकल्स इक्वल हो तो बाहर का सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। इस केस में जितना पानी इनसाइड आएगा उतना ही बाहर जाएगा। सेल रिमेन्स नॉर्मल। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम को देख लें। अब बाहर का सोल्यूशन आप देख लें। आउटसाइड सल्यूट पार्टिकल्स कम है या ज्यादा है? इस सोल्यूशन में सल्यूट पार्टिकल्स कम है, हाइपोटोनिक है। टोन कम है, यानी सल्यूट कम है। तो पानी हाइपोटोनिक से जाता है हाइपरटोनिक की तरफ। पानी ज्यादा से ज्यादा सेल के इनसाइड आएगा। दिस सेल स्वेल्स। ऑन द राइट हैंड साइड देखिए। अब बाहर का सोल्यूशन आप देख ले। इसमें बाहर सल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, इनसाइड सल्यूट पार्टिकल्स कम है। तो पानी हाइपोटोनिक से जाएगा हाइपरटोनिक की तरफ, इनसाइड से बाहर की तरफ। यहाँ पर सेल का साइज क्या होगा? सेल का साइज इस केस में श्रिंक होगा। सेल श्रिंक्स। तो अगर इनसाइड और आउटसाइड सल्यूट सेम हो, सॉल्यूशंस कहलाएंगे आइसोटोनिक।
अगर बायर सल्यूट कम है तो बायर का सोल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक, अगर बायर सल्यूट ज़्यादा है तो सोल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। लिहाजा डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ डू वी डिफाइन आइसोटोनिक? Isotonic solution: a solution that has the same solute concentration as that of inside the cell. A solution that has the same solute concentration as that inside the cell. Now next is hypotonic. अगर बायर के सोल्यूशन में solute particles कम हो तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक. A solution that has less solute concentration as that inside the cell, that would be hypotonic. So a solution that has lower solute concentration as compared to that inside the cell. And what is hypertonic solution? So what is hypertonic solution? A solution that has higher solute concentration as compared to that inside the cell. So a solution that has higher solute concentration as compared to that inside the cell. अब कुछ और टर्म्स हम देखते हैं. What is water potential? What is solute potential? What is pressure potential? लास्ट ये 3 टर्म्स देख लें. अब सेल के इनसाइड और आउटसाइड देखते हैं. लेट्स सपोज सेल के इनसाइड पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी जितना ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल ज्यादा कंसिडर होगा. व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. वाटर की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा. पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. तो लिहाजा ये पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? इनसाइड से आउटसाइड फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. What is solute potential? Solute potential depends upon the concentration of solute. फॉर एग्जाम्पल में बायर हम सल्यूट बढ़ा देते हैं तो बायर सल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी, इनसाइड सल्यूट कम है. सल्यूट पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट. अब बाहर आप देख लिए सेल के बाहर जितना सल्यूट ज्यादा होगा उतना ही सॉल्वेंट यानी पानी कम होता जाएगा. तो वाटर पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल आपस में रेसिप्रोकल है. जितना सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा वाटर पोटेंशियल वहां पर कम होगा. और सेल के इनसाइड आप देख ले जितना वाटर पोटेंशियल ज्यादा है सल्यूट पोटेंशियल कम है. तो वाटर पोटेंशियल इज रेसिप्रोकल टू सल्यूट पोटेंशियल.
तो बस आपने दो ही कंसेप्ट याद रखने हैं। पानी की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सल्यूट की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी सल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। दैट इज़ वेरी कॉमन सेंस कि पानी अपनी ज़्यादा मिकदार से लो मिकदार की तरफ मूव करेगा। पानी जितना ज़्यादा होगा उतना ही पानी का प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होगा या कम बिल्ड होगा? पानी जितना ज़्यादा होगा इतना ही ज़्यादा ये प्रेशर बिल्ड करेगा। पानी के इस प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। देखिए प्रेशर पोटेंशियल एक और टर्म है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। पानी की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो तीन टर्म्स हैं, पानी की मिकदार ज़्यादा वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, सल्यूट की मिकदार ज़्यादा सल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा। जितना पानी ज़्यादा होगा सल्यूट कम होगा, जितना सल्यूट ज़्यादा होगा पानी कम होगा, आपस में रेसिप्रोकल है। और जितना पानी ज़्यादा होगा इसका प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होगा। ठीक है, तो प्रेशर पोटेंशियल इस डायग्राम में कहाँ पर ज़्यादा है? इनसाइड ज़्यादा है। इनसाइड वाटर पोटेंशियल हाई है, तो इनसाइड प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। प्रेशर पोटेंशियल इज द प्रेशर बिल्ट बाय वाटर। आउटसाइड कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है? आउटसाइड सल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है इस केस में। Water flows from higher water potential to its lower water potential. Water flows from higher water potential to lower water potential. हमने अगर कहीं पर प्रेशर पोटेंशियल मेजर करना हो, फॉर एग्जांपल मैं ये डायग्राम यहाँ से कॉपी करके एक और जगह पेस्ट कर लेता हूँ। अगर हमने इस सेल के इनसाइड प्रेशर पोटेंशियल मेजर करना है तो किस से किस को माइनस करना होगा? और आपने सेल के इनसाइड प्रेशर पोटेंशियल मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल पॉइंट, आपने प्रेशर पोटेंशियल मेजर करना है, आप वाटर पोटेंशियल से क्या माइनस करेंगे? वाटर पोटेंशियल से सल्यूट पोटेंशियल माइनस करेंगे, प्रेशर पोटेंशियल आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेशन याद रखनी है। ये इक्वेशन बुक में थोड़ी सी डिफरेंट दी होगी, आप उसे इस फॉर्म में बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। सो वाटर पोटेंशियल माइनस सल्यूट पोटेंशियल, दिस विल गिव राइज टू द प्रेशर पोटेंशियल। ये सारा कंसेप्ट दोबारा रिपीट करूंगा ताकि आपको वो टर्म्स याद हो जो आपने याद रखने हैं। आप इस डायग्राम में देख लें, ये यू शेप्ड जो ट्यूब है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर प्योर वाटर है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम जीरो कंसिडर करते हैं। इसे हम इस डायग्राम से शो करते हैं, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं साई, राइट? पी साइलेंट है, हम साई पढ़ते हैं। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो लिया जाता है। ऑन द राइट हैंड साइड इसमें सल्यूट ऐड किया गया है, सल्यूट ऐड किया गया है। जब आप सल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल माइनस में जाएगा, कम हो जाएगा, तो माइनस में जाएगा। जब प्योर वाटर का आप जीरो ले रहे हैं तो जब पर वाटर पोटेंशियल कम होगा वो तो माइनस में ही होगा। अब पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? पानी फ्लो करेगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज टेकन नेगेटिव, ये अपने याद रखना है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज टेकन जीरो, नेगेटिव का, सो इज टेकन जीरो। जब सल्यूट ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। लेट्स रिवाइज दिस होल कंसेप्ट।
पानी की मिकदार को वाटर पोटेंशियल कहते हैं, पानी की मिकदार को वाटर पोटेंशियल कहते हैं। सल्यूट की कंसंट्रेशन को सल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। जितना पानी ज़्यादा होगा सल्यूट कम होगा, तो वाटर पोटेंशियल सल्यूट पोटेंशियल के रेसिप्रोकल के इक्वल है। इस सेल के इनसाइड वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो पानी ने ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया है, प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आउटसाइड सल्यूट ज़्यादा है तो आउटसाइड सल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर आपने कहीं पर प्रेशर पोटेंशियल मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, वाटर पोटेंशियल से सल्यूट पोटेंशियल माइनस करेंगे। इस डायग्राम में आप देख लें, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 कंसिडर करते हैं, इसे सिंबल साइज से शो करते हैं। इम्प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल डेफिनेटली अगर 0 से कम होगा तो माइनस में ही जाएगा। यहाँ तक आज आप देख लें। ये सारे स्लाइड्स मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा बाय नाइट व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम क्लिनिक। सो और अगर अभी मौका मिला आई मे बी एबल टू अपलोड इट नाउ। सी टुमारो। कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं स्टूडेंट्स के जहन में शुरू के दिनों में, उनको मैं कल फोकस करूंगा। फॉर एग्जांपल एक ये कन्फ्यूजन कि